अब ज़ाहिर है ये जो अटैक कर रहे हैं ये क्या हासिल करना चाहते हैं, ये आपका डेटा हासिल करना चाहते हैं और भी ज़ाहिर है आपकी डिवाइस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ इसमें हो सकती है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट सामानी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। so much. सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये बेसिकली वैसे तो हम सुनते हैं कि हुकूमतों के बैंकिंग सेक्टर पे हमला करेंगे, जो गवर्नमेंट्स की सिक्योरिटी होगी उस सिस्टम्स को अटैक करने की कोशिश करते हैं। साइबर अटैक्स में कोई हसास वेबसाइट उन्होंने उसको कर लिया। आम सारिफ को किस तरीके से ये नुकसान पहुंचा सकते हैं साइबर अटैक्स? देखिए, आम सारिफ को नुकसान पहुंचाने के 2-3 रास्ते हैं इनमें। अगर उन्होंने कोई आपको ऐसी फेक वीडियो गेम डाउनलोड करवा के कोई आपके डिवाइस पे एक कोई भी चीज़ रन करवा दी और उस मैलिशियस सॉफ्टवेयर के, उस कॉम्प्रोमाइज सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके डिवाइस पर एक बैकडोर प्लांट कर दिया है। ओके। अब होता ये काम जो करने वाले लोग होते हैं ना, नॉर्मली 100% ऑफ द टाइम मैं नहीं कहूँगा, बट मे बी 60-70% ऑफ द टाइम ये होते हैं जिनको हम साइबर क्राइम की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं इनिशियल एक्सेस ब्रोकर्स। ठीक है, बड़ा वाइड नेट कास्ट करते हैं, हज़ारों डिवाइसेस इन्फेक्ट करते हैं। और इनका एम ये होता है कि इसी तरह की जो आप बैंक्स की बात कर रहे हैं, आप ऑफिस की बात कर रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन, आप गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं, कि पहली चीज़ तो ये है कि कोई ना कोई इस तरह का कोई कंप्यूटर इसकी जद में आ जाए। अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कंप्यूटर भी उनको मिल जाता है एक्सेस में, तो वो उस एक्सेस को आगे सेल करते हैं मैलिशियस एक्टर्स को। वो फिर अपना काम आगे करते हैं। अगर वो स्टेट एक्टर्स हैं तो वो स्टेट लेवल पे काम करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स चोरी करने की कोशिश करेंगे। अगर वो फॉर प्रॉफिट साइबर क्रिमिनल गैंग्स हैं तो हो सकता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जिससे रिलेटेड वो कंप्यूटर है उसके अंदर कोई रैंसमवेयर डिप्लॉय करें, यानी उनका सारा सेंसिटिव डाटा लॉक करके उसकी रैंसम पेमेंट्स डिमांड करें कि आप इतने हमें बिटकॉइन सेंड करें तो हम इसको अनलॉक करेंगे। तो एक पहलू तो ये है कि जो आप कह रहे हैं कि सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टारगेट किया जाता है नॉर्मली साइबर क्राइम, तो ये भी जो काम है इसका एक पहलू ये है कि हज़ारों डिवाइसेस, लाखों डिवाइसेस। चीज़ें आज से 10 साल पहले होती थी, 10 साल पहले मालूमात भी कम थी, फिर सिक्योरिटी नेटवर्क भी, अब तो लेयर्ड सिक्योरिटी होती है नॉर्मली हम देखते हैं वेबसाइट पे। जो हमारे फ़ोन्स हैं, एक तो आपने पेगासस का सुना होगा जो आईफोन को जिससे मुतासिर किया गया था, वो तो इंटेंशनल एक चीज़ थी, लेकिन उससे हट के क्या फ़ोन्स में अब इस तरह की सिक्योरिटी होती है या कि आप बच सकें या आपको मोहतात फिर भी रहना है? अब मोहतात तो बिल्कुल रहना है। देखें, जो ये एक चूहे बिल्ली की दौड़ होती है, ठीक है ना, ये इसमें कभी भी ये नहीं होता कि एक लेवल पे आकर एंड्रॉयड या एप्पल वाले कह दें कि हम 100% सिक्योर हो गए, अब आपने कुछ नहीं करना। तो जो एक बेसिक साइबर हाइजीन होता है, आपने अपने पासवर्ड्स रेगुलरली चेंज करने हैं, आपने कोई अनट्रस्टेड लिंक्स पे क्लिक नहीं करना है, आपने कोई अनऑफिशियल जगहों से सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना, ये बेसिक चीज़ें इनकी एहतियात आपको हमेशा करनी होगी। लेकिन अब ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड मामला हो गया है। पहले जिस तरह अशफाक 10 साल पहले का हवाला दे रहे हैं, पूरा सिस्टम आपका हैंग हो जाता था, आपको आइडिया हो जाता था कि कुछ हो गया ही गड़बड़। अब आपके मोबाइल में बैंकिंग एप्स भी हैं। बरतानिया में जो रिसेंट स्टडी हुई है कि वहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, वो मोबाइल ले जाके किसी मार्केट में नहीं बेचते, वो कोशिश ही करते हैं उस ऐप को खोलने की जो कि आपकी बैंकिंग ऐप है। सो ये कितना, वो एप्स कितनी सिक्योर हैं? बैंक मेक श्योर करता है कि ऐप सिक्योर हो या उस सबसे ज़्यादा टारगेट वही हो रही हैं? देखें, हैकर्स की बिल्कुल पूरी कोशिश होती है उनकी भी कि अगर आपके डिवाइस पे कोई आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है, बैंकिंग ऐप्स हैं, तो उनको वो स्टील करने की कोशिश करें। और उसी तरीके से बैंक्स के ऊपर भी अब दुनिया भर में रेगुलेशंस आ चुकी हैं कि आपकी जो ऐप्स हैं, आपका जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसकी क्वार्टरली या एनुअली आप उसकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग कराएं, किसी साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट को बुलाकर चेक कराएं कि कोई बैकडोर्स या कोई ऐसे वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। पाकिस्तान में भी स्टेट बैंक की इस तरह की रेगुलेशन है, हमारे जितने भी बैंक्स हैं वो रेगुलरली करते हैं, और अगर नहीं करते तो उनको करवाना चाहिए, लीगली स्पीकिंग। तो ये जो एड्स आ रहे होते हैं बच्चों के गेम्स में जी, ये मुसलसल आ रहे होते हैं, तो ये मतलब क्यों आते हैं? एक तो पहली बात ये एक बिजनेस मॉडल होगा उस ऐप का, लेकिन कैसे पता चले कि कौन से जो एड्स हैं वो आपके मोबाइल को या आपकी डिवाइस को हार्म करेंगे? अच्छा, यूजुअली अगर आपने डिवाइस गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड की है तो उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ होती हैं कि किस किस्म के एड्स आपके डिवाइस पे चल सकते हैं, एंड वो एज के हिसाब से टारगेटिंग करते हैं। यानी अंडर 18 जो चिल्ड्रन हैं उनको सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एड्स नहीं दिखाई जाती, अंडर 13 के ऊपर मजीद रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि उनको सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एड्स हम नहीं दिखा सकते। प्रॉब्लम आता है कि अक्सर व बेशतर लोगों को ऑफ मार्केट सोल्यूशंस पे जाने की कोशिश करते हैं लोग। फॉर एग्जांपल, अगर एक $50 का एक ऐप है
तो वो कहेंगे कि यार हमें फ्री में मिल जाए एपी के इंटरनेट से। सही, so, इस वजह से भी गड़बड़ होती है, इस वजह से ज़्यादा गड़बड़ होती है। चलें जी, ट्रस्टेड जो है साइट्स उन पर ही जाएं। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।